ICSE क्लास 9। वेलकम टू ICSE थॉट 12 बाय अनअकैडमी। आई एम रिक्षा जैन और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 विच इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आप काउंसिल का ऑफिशियल सिलेबस देख रहे थे, लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूँगी नहीं तो आप करोगे नहीं। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि नहीं आप लोगों को ये हेल्पफुल भी लग रही है। ठीक है, हम जल्दी से देख लेते हैं कि सोर्सेज क्या थे फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी जो फिलोसफी थी वो क्या थी। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज में यू हैव टू स्टडी अंगास, जातकास एंड त्रिपिटकास। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों रिलीजन्स का वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी क्या थी, क्या रीज़न था, क्यों ये राइज हुए अराउंड द 6th सेंचुरी BC, वो हम समझेंगे ब्रीफली। ठीक है, एंड लास्टली हम इनके डॉक्ट्रिन्स ऑफ ईच ऑफ द रिलीजन वो हम देखेंगे। जैनिज्म में क्या फिलोसफी है, बुद्धिज्म में क्या फिलोसफी है, वो मैं ब्रीफली आपको अच्छे से समझा दूंगी। लिटरेरी सोर्सेज में जैसे कि मैंने कहा, आपको ब्रीफली समझना है कि अंगास, त्रिपिटकास और जातकास क्या है। आपको समझना है सबसे पहले कि अंग जो है वो लिटरेरी सोर्स जिससे हमें जैनिज्म के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनिंग टीचिंग्स ऑफ महावीरा जो कंपाइल किए थे उन्हीं के डिसाइपल्स ने, लार्जली ये एक्सेप्टेड बिलीव है कि उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने कंपाइल किए थे। 12 अंगों में सारी जो जैन फिलोसफी है विच वाज प्रीच्ड बाय महावीर वो कंपाइल है। एथिकल कोड्स जो हैं, एथिकल कोड्स जो हैं ऑफ जो गृहस्थ जीवन है, यानी कि आपका जो डे टू डे लाइफ है उसमें कैसे आप उसको अपनाओगे, वो चीज़ लिखी गई है। एंड दूसरे जैन फिलोसफिकल आइडियाज़। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा माइंड मैप नोट्स की तरह भी लिखा है, जिसमें फेमस एक आचरंग सूत्र है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट अंगास। उसके अलावा भगवती सूत्र है, माइन्यूटली जैन प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है टू लीड अ गुड लाइफ। उसके बारे में जब उपांग की बात आती है, अंग का उपांग, यानी कि हमने जब देखा था वेदास के बाद जो एक बाद में एक टेक्स्ट आया था, एक फॉलो अप टेक्स्ट की तरह हमने उपनिषद देखे थे, राइट, कमेंट्री ऑन द वेदास, उसी तरह उपांग भी है 12 अंगों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्धिज्म के दो लिटरेरी सोर्सेज, त्रिपिटकास एंड जातकास, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमें बुद्धिस्ट लाइफ, उनकी जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें उस टाइम पे जो उनके एरा में चलती थी उसके बारे में बहुत इजीली पता चलता है। देखो, त्रिपिटकास यानी ये लिखा हुआ है 3 बास्केट। ये नाम क्यों आया है, क्योंकि अर्लीस्ट इसके जो हमें राइटिंग्स मिलते हैं, जो बुद्धिस्ट राइटिंग्स मिलती है वो लीव्स पे लिखी गई, लंबी लंबी लीव्स, पत्तियों पे लिखी गई है। उनको एक तरह से जैसे हम देखते हैं ना एक ऑलमोस्ट बुकलेट, तो वो लीव्स पे लिखी गई है और उसको बास्केट्स में रखा गया, इसलिए त्रिपिटकास नाम रखते हैं। डिविजन्स इनके 3 है, एक है सुत्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका। ठीक है, लार्जली बुद्धिस्ट लाइफ के बारे में से पता चलता है। अब एक एक का पिटिकास में है क्या, बेसिक आप जान लो। विनय पिटिका में लिखा है मोनास्टिक रूल्स, यानी कि उनके जो साधु मुनि जिसे कहते हैं, वो जो अपनी नॉर्मल लाइफ को त्याग देते हैं, दे रिनाउंस देयर लाइफ, दे बिकम मॉन्क्स और नन्स। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, कैसी लाइफ उनको लीड करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या करनी है, वो सब विनय पिटिका में लिखा गया है। विनय का मतलब ही आचरण होता है, बिहेवियर होता है, तो कैसे उनको बिहेव करना है वो चीज़, वो रूल्स, वो कोड ऑफ कंडक्ट उसमें लिखा गया है। सुत्त पिटिका में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है विच इज़ कॉल्ड द धम्मपदा। ठीक है, सुत्त पिटिका इज अबाउट बुद्धिस्ट सर्मन, जो बुद्धा ने उस टाइम पे अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को डिस्कोर्स यानी डिस्कशन किया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। पूरा जो उनका टीचिंग था वो सारी चीज़ें, सरमन उन्हीं को बोलते हैं, याद है, जैसे आप संस्कार टीवी कभी खोलोगे तो आपको उनका जो प्रवचन होता है उसको बोलते हैं सुत्त पिटिका में, वो चीज़ें इंक्लूडेड है फ्रॉम बुद्धा एंड ऑल्सो सम ऑफ हिज डिसाइपल्स ऑल्सो। ठीक है, तो सुत्त पिटिका ये, धम्मपद याद रखना इसका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटिका। अभिधम्म पिटिका में फिलोसफिकल एनालिसिस है ऑफ टाइम, स्पेस, माइंड, मैटर, पूरा एनालिसिस है, उसको फिलोसफिकल एंगल से देखा गया है। आते हैं जातकास। अब जातकास आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट द पास्ट लाइफ, जो पूर्व जन्म थे बुद्धा के, उनके बारे में स्टोरीज हैं। लार्जली बच्चों को ये बहुत पढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें मॉरल लेसन्स आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लाइव्स यानी बुद्धिस्ट एरा के पहले, 6th सेंचुरी के पहले, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी में जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है थ्रू दीज टेल्स ओनली। अब एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने ये अंगास के बारे में लिखा कि चलो 12 इन नंबर, 2 एग्जाम्पल्स दे दिए। उपांग के बारे में लिखा, कंपाइल्ड बाय महावीर डिसाइपल्स। बेसिक आपने एक माइंड मैप नोट्स ले लिए, उसके बाद आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने J डॉट लिखा यानी जैनिज्म। अब आप पूरे लेसन के लिए की बना सकते हो, J डॉट इज जैनिज्म एंड B, ऊपर B डिग्री। ठीक है, उस तरह से बुद्धिज्म है। अब यहाँ पे आपने लिखा अंगास के बारे में लिखा, ठीक है, यहाँ पे आपने डिवाइड किया
आपने लिखा यहाँ पे त्रिपितिकास और यहाँ पे आपने लिखा जातकास। फिर त्रिपितिकास में आपने डिवाइड किया विनय पितिका, सुत्त पितिका एंड अभिधम्म पितिका। फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा, अंगास के बारे में जैसे ये आपने लिख दिया। इस तरह से आपका माइंड मैप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, यू कैन फॉलो दिस टेम्पलेट एज इट इज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेस फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन अराउंड द 6th century BC। पहला रीजन ही ये बनता है रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, ठीक है। रिचुअल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ये करना है वो करना है। आज भी अगर हम शादी में, कभी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें पंडित जी मंगवा देते, कोई पूजा हवन करना है, ऐसा भी चाहिए, कलश में ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और ये तो भी हमने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया हुआ है। उस टाइम पे बहुत इलेबोरेट चीज़ें चाहिए होती थी, शायद दक्षिणा भी देना तो बड़े बड़े अमाउंट में दक्षिणा देना, तो उस तरह से चीज़ें कॉम्प्लेक्स बहुत हो गई। एक रीज़न बना फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जहाँ पे ये रिचुअल्स है ही नहीं, ठीक है। करप्शन इन रिलीजन, करप्शन की मतलब ये वाली चीज़ है कि ब्राह्मणों को ना पैसों का थोड़ा सा लालच आ गया था। जो प्रीस्ट होते हैं, ब्राह्मण यानी कास्ट के बारे में नहीं बात करी, जो हवन पूजा करवाते हैं वो प्रीस्ट, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा वो लालच आएगा कि नहीं आपको ये दक्षिणा देनी पड़ेगी, आपको ये वाली चीज़ चढ़ानी पड़ेगी। अगेन अमासिंग वेल्थ, ठीक है। अमासिंग वेल्थ यानी कि इकट्ठा करना है उनको धन दौलत, ठीक है। तो उस टाइम पे राजा महाराजा भी ये चीज़ समझ रहे थे, वो भी थोड़ा इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए थे, इसीलिए काफ़ी राजा महाराजाओं ने, आप देखोगे यहाँ पे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को थोड़ा प्रमोट भी किया। देन उसके अलावा रिजिड कास्ट सिस्टम है, इसके बारे में मैं बार बार बता रही हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस टाइम पे ये कास्ट हायरार्की बन गई थी, ये बहुत रिजिड हो गई थी। आप दूसरी कास्ट का आदमी अगर कोई और कास्ट लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। सोशल मोबिलिटी कि अगर वैश्य जो समाज है वो अगर आप ब्राह्मण या कुछ पूजा पाठ करवाना चाहे खुद से, वो नहीं कर सकते। तो कास्ट मोबिलिटी बोलते हैं इसको, कि एक कास्ट से दूसरी कास्ट में हम शिफ्ट हो जाएं या अपर कास्ट से लोअर कास्ट में शिफ्ट हो जाए, ये हो ही नहीं सकता था। जो बन गया वो बन गया। आपका जो आगे जनरेशन आएगी आपकी, वो भी सेम कास्ट अपनाएगी, वो भी आगे इधर उधर चेंज नहीं कर सकती। प्लस आप कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आ गई थी। ये भी एक रीज़न है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म बढ़ा, क्योंकि अगेन ये दोनों जो रिलीजन्स है ये इसमें नहीं मानते थे। उसके अलावा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, अब संस्कृत जो थी, अगेन बिकॉज जो नॉलेज ऑफ संस्कृत है, जो मंत्र बोले जाएंगे, उच्चारण कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगेन लिमिट करी गई कि सिर्फ ये पर्टिकुलर जो सेक्ट है वो ही बोल सकता है, ये पर्टिकुलर जाति है यही कर सकती है, आपको नहीं सिखाया जाएगा। अगर सिखाया नहीं जाएगा तो संस्कृत एज अ लैंग्वेज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी। उस टाइम पे जो लोकल लैंग्वेजेस थी, यानी कि उस टाइम पे प्राकृत फॉर महावीर एंड इन जैनिज्म एंड पाली इन बुद्धिज्म, ये कॉमन आदमी ये वाली भाषा बोल रहा था, उसी भाषा में ये प्रीचिंग्स दी गई, ये प्रवचन दिए गए इन दोनों रिलीजन्स के, और इसीलिए भी लोगों को बहुत ईजी लगा समझने में और अपनाने में, ठीक है। उसके बाद आती है पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन यानी जो पावर में थे उन लोगों ने भी इन रिलीजन्स को पेट्रोनाइज करना शुरू कर दिया। उन लोगों को भी ये वाले जो रिलीजन्स हैं इनकी जो प्रीचिंग्स है वो गले उतरने लगी। फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है कि लेटर लाइफ में उन्होंने जैनिज्म अपनाया। अशोका ने, बिंबिसार ने, जो मौर्यन डायनेस्टी की हम बात करें, अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, अगेन बुद्धिज्म स्प्रेड किया। चालुक्याज एंड राष्ट्रकूटाज, ये डायनेस्टीज थी सदर्न इंडिया में, उन्होंने भी जैनिज्म में बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज किया। तो अगेन दैट हेल्प्स स्प्रेड रिलीजन। पेट्रोनाइज करना यानी किसी भी रिलीजन को स्प्रेड करने में या उनके ऋषि मुनियों की हेल्प करना इन अ काइंड वे, ठीक है। इस तरह से नहीं कि मैं तो सुपीरियर हूँ, राजा हूँ, तो देखो आपको बख्शीश में दे रहा हूँ, इस तरह से नहीं। मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है इसलिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ इन द प्रोलिफरेशन ऑफ दैट रिलीजन, इन द स्प्रेड ऑफ दैट रिलीजन, ठीक है। तो चालुक्यस और राष्ट्रकूटास ने सदर्न इंडिया में ये हेल्प करी इस चीज़ में। और ईस्टर्न रीजन में खारवेल द रूलर ऑफ कलिंगा, कलिंगा इज अ रीजन इन उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा, तो वहाँ पे भी खारवेला ने जो है जैनिज्म को प्रमोट किया। इसलिए आज भी वहाँ पे जाते हैं तो कुछ आश्रम जैसे बने हुए हैं, कुछ केव्स बने हुए हैं फॉर जैन मॉन्क्स। तो वो किंग्स जब तक हेल्प नहीं करते पैसों से, क्योंकि मुनि ऋषि मुनियों के पास तो पैसा नहीं, उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिए, तो किंग्स उनकी हेल्प करते थे। आप आइए, आपको यहाँ विहार करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श वेदर है, तो कहीं पर रेस्ट करने के लिए उनके लिए जगह बनाई जा रही है, उनके लिए लैंड क्लियर किया जा रहा है। वो सिर्फ उस टाइम पे राजा करते थे, और राजा महाराजाओं ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, इन पेट्रोनाइज किया इन फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए, ठीक है। हमने देखा कि लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर भी चल रहा है, साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी चल रही है, एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी चल रहा है। एनिमल्स तो वैसे भी चाहिए, अगर आपको हल चलाने हैं, आपको दूध पान चाहिए, आपको चारा डालना है, बहुत सारी चीज़ों में मैन्योर चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको एनिमल्स तो चाहिएंगे। उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं था कि ट्रैक्टर चला दो, ठीक है।
तो उसके लिए आपको एनिमल्स चाहिए। अब एनिमल्स अगर आप बलि चढ़ाने में, उस टाइम पे मैंने कहा कि रिचुअल्स में बलि चढ़ाने का बहुत बड़ा एक रिचुअल था, सैक्रिफाइस करना, एनिमल सैक्रिफाइस हर चीज़ में, है ना। जैसे हमने रामायण में भी देखा, अश्वमेध का घोड़ा, उसके बाद उसकी बलि चढ़ती। तो ये वाली चीज़, ये चीज़ जो फार्मर्स थे उनको अच्छी नहीं लगी कि यार हमको तो हमारे जो जानवर है वो प्रिय हो गए हैं, हमारे लिए तो वो काम आ रहे हैं, उनको हम बलि चढ़ाने के लिए क्यों दें। इसीलिए भी अब क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म कंपैशन की बात करते थे, वहाँ पे तो पूरा नॉन वायलेंस फॉलो हो रहा था। तो अगेन फार्मर्स के हाथ में भी वो चीज़ उनको गले उतरने लगी कि नहीं, क्योंकि नॉन वायलेंस सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अपनी जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, रख पाएंगे। तो उन्होंने भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत ज़्यादा इन रिलीजन्स को अपनाया। इसीलिए भी जैनिज्म और बुद्धिज्म स्प्रेड हो पाए, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में भी इन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगी। इनको आप लर्न कैसे करोगे? CRAPRED, ठीक है, क्रैप रेड करके एक निमोनिक है, आप इसको लर्न कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार हर स्कूल के पेपर में कहीं ना कहीं मैंने ये क्वेश्चन को पूछे जाते हुए देखा है। इसको लर्न करने का तरीका है, C से करप्शन इन रिलीजन, R से रिजिड कास्ट सिस्टम, ठीक है, A से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, P से पॉलिटिकल पेट्रोनेज या फिर आप पॉलिटिकल सिचुएशन कह सकते हो, RE से रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, ठीक है, एंड D से डिफिकल्टी इन लैंग्वेज। ये आपका क्रैप रेड करके एक निमोनिक तैयार हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपको इस निमोनिक से, इस तरह के निमोनिक्स बना के हिस्ट्री सिविक्स या ऐसे सब्जेक्ट्स जिसको आपको डिफिकल्ट लगता है ये लर्न करने में, अगर आप बनाओगे तो ईजी हो जाएगा चीज़ों को मेमोराइज करना, ठीक है। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म में। जैनिज्म में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बुद्धिज्म का है एंड फिर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? त्रिरत्नास, हम त्रिपितिकास और त्रिरत्नास में कंफ्यूज नहीं होना है। जैनिज्म 3 रत्नों में बिलीव करता है, विच इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। ज्ञान, आपका आचरण और आपकी बिलीफ, ये 3 आपका सही होना चाहिए। इधर पोल्यूशन नहीं आना चाहिए, ये दूषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप झूठ बोलोगे, इट्स नॉट अ गुड कंडक्ट। अगर आप चीटिंग करते हो, एग्जाम में चीटिंग या अपने पार्टनर पे चीटिंग, इस तरह की चीजें, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म या त्रिरत्नास, द 3 ज्वेल्स। तो 24 तीर्थंकर, जैनिज्म में तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी को मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन 24 तीर्थंकर ऑफ कोर्स यू मस्ट नो। सर्मन्स इनके जो प्रवचन हैं, इनके जो प्रीचिंग्स हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई इस तरह की लाइफ, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट वाली जो लाइफ है वो आप कैसे जी सकते हो, उसकी प्रीचिंग्स इन्होंने बताई है। तीर्थंकर का मतलब ही होता है गाइडिंग यू टू लाइट, ठीक है, लिटरल मीनिंग बता रही हूँ। उसके बाद अनदर डॉक्ट्रिन इज कर्मा। हिंदुइज्म में भी कर्म की बात होती है, कर्मा की बात होती है। कर्मा इज बेसिकली, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब कि अगर आप बुरा करोगे आपके साथ कभी ना कभी, चाहे आज, चाहे कल, चाहे कहीं और, कभी और, ठीक है, लेकिन बुरा आपके साथ होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ आएगा। एंड इसमें कर्म का मतलब, लिटरल मतलब, जब आप बोलते हो कि कर्म करे जाए, ठीक है, महाभारत में हम पढ़ते हैं कि कर्म करे जाओ, फल की मत सोचो। तो कर्म का मतलब है एक्शंस। जैसे आपके एक्शंस होंगे, जो न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही चीज है बेसिकली। जैसा आप करोगे, जो आपके एक्शंस होंगे, जो आपकी डीड्स होंगी, वैसा ही आपको मिलेगा, वही फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे कर्म करोगे तो वो कहते हैं कि लाइफ और डेथ की जो एक साइकिल चले आ रही है, मतलब दोनों रिलीजन्स जो है ना, वो पहले इट्स दे डोंट बिलीव इन वन लाइफ, ठीक है। वो योलो वाला कंसेप्ट रिलीजन में नहीं है, दोनों रिलीजन्स में नहीं है, इनफैक्ट हिंदुइज्म में भी नहीं है। वो मानते हैं कि पहले भी हमारा एक जन्म हुआ था, कुछ और बने थे, मानते हैं कि डेथ के बाद एक और जन्म होगा। तो वो इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल में मानते हैं, इटर्नल सोल, आत्मा अलग है और आपका शरीर अलग है। तो मेरे इस शरीर में एक आत्मा है, मेरा शरीर मर जाएगा लेकिन मेरी आत्मा जिंदा रहेगी, वो कहीं और जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे कभी कभी देखते हैं कि अगर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती तो वो इधर उधर भटकती है, डराती है। तो ये चीजें भी जैनिज्म, बुद्धिज्म में मानी जाती है कि आत्मा आपके किसी और शरीर में नेक्स्ट लाइफ में कोई और चीज बनेगी, ठीक है। तो यही चीज बताई जा रही है कि अगर आपको ये पूरा जो लाइफ एंड डेथ का, कि बार बार आपकी आत्मा, कभी कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, इंसान बनोगे, कभी कोई और रिलीजन में, कभी कहाँ पैदा होगे, अगर आपको लाइफ और डेथ के साइकिल से मुक्ति चाहिए तो आप इस तरह के अच्छे कर्म करो, राइट कंडक्ट ऑफ लाइफ रखो, ठीक है। ये दोनों रिलीजन्स में कॉमन है। उसके अलावा इक्वालिटी अमंग, कोई भी कहीं भी पैदा होकर, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी निर्वाण को अटेन कर सकता है अगर वो एक राइट, जो आपका आपने देखा त्रिरत्ना जो है, वो वाली चीज को फॉलो कर लेंगे,
तीर्थंकर ने जो बताया वो मार्ग फॉलो कर लेंगे तो वो भी मोक्ष अटेन कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यही लोग मोक्ष अटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैनिज्म में माना जाता है कि सारे लिविंग बीइंग्स में जीव है और उनको इक्वली कंपैशन दिखाना चाहिए। ये चीज है। अब इटर्नल सोल, इटर्नल मतलब जो चीज मरती नहीं है, जो चीज खत्म नहीं होती, ठीक है। तो इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल में जैनिज्म बिलीव करता है। मैंने जैसे कि भी बताया, सिर्फ शरीर खत्म होता है जब आप मरते हो, आत्मा जो आपके अंदर है वो जिंदा है, वो कहीं और जाएगी, कोई और जन्म लेगी, इस तरह से माना जाता है। अगेन इटर्नल सोल जो है वो प्रिंसिपल दोनों रिलीजन्स में कॉमन है। सैल्वेशन यानी मोक्षा, जो हम बात कर रहे थे अभी, लाइफ एंड डेथ की जो साइकिल है, अगर आपको उससे मुक्ति चाहिए उसको कहते हैं अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, ठीक है। मोक्ष या सैल्वेशन, सैल्वेशन का मतलब ये होता है कि मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई, वापिस ये जन्म मरण का जो साइकिल है उससे मुक्ति मिली, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का जो राइट पाथ फॉलो करते हो, यू लिव अ लाइफ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिनायल। अब सेल्फ डिनायल क्या होता है? सेल्फ डिनायल क्या होता है? सेल्फ डिनायल इज नॉट कि आप डेलूलू बन रहे हो, ठीक है। आप जितना हो सके अपने शरीर को त्याग करो, ठीक है। वो मतलब होता है विच इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू बिलीफ इन पेनेंस। त्याग यानी जो जितना सेक्रीफाइस करता है। आप जैन लोगों को देखोगे बहुत चीज़ों में वो आलू प्याज नहीं खा रहे, वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, तो और बहुत जैन्स अलग अलग तरीके से ये चीज़ तो फॉलो करते हैं, या एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं खा रहे, सनसेट के बाद खाना नहीं खाना है। पेनेंस यानी कि तपस्या, ठीक है। तपस्या में बिलीफ रखी जाती है। फुल डे जैन्स का जो पेनेंस का तरीका है, इट इज़ नॉट अबाउट कि ईटिंग सर्टेन फूड्स या नमक के बिना खाना खा लेना, ये व्रत की तरह नहीं है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म ऑल्सो। बिल्कुल नहीं खाना है उस दिन, पूरे दिन, इनफैक्ट 28 में तो 8 दिन तक कुछ भी नहीं खाना, और बहुत लोग करते हैं। लगता बहुत डिफिकल्ट है और है भी, लेकिन काफ़ी लोग, क्योंकि जैन बिलीफ्स में इतनी मान्यता है तो वो करते हैं। एंड एक और चीज़ है विच इज़ स्टारवेशन अंटिल डेथ, संथारा लेना या संलेखना करना। इसका मतलब है, अब जैनिज्म में आज तो ये इस तरह से बिलीफ हो गई है कि अगर मान लीजिए कोई ऑलमोस्ट डेथ बेड पे ही है एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मिनिमल, तो संथारा उनको दे ही देते हैं, ठीक है। संथारा उनको बोल देते हैं कि आप संथारा ले लो, और या फिर इंसान खुद ही बोलता है कि मैं संथारा लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। संथारा इज यू विल नॉट ईट अंटिल यू डाई, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये अगेन बहुत बड़ा एक ग्लोरी की तरह मानते हैं, वर्च्यू की तरह मानते हैं कि इससे तो आपके बहुत ज़्यादा जो बैड कर्मा है वो कटेगा। बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि ये सिवियर त्याग तपस्या पेनांस में माना जाता है, इस चीज़ में वर्च्यू होती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये जैनिज्म स्प्रेड नहीं हो पाया, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू, ठीक है। अब आते हैं हम बुद्धिज्म पे, जहाँ पे एक मॉडरेट पाथ सजेस्ट किया गया टू अटेन सैल्वेशन। चलो देखते हैं। फर्स्ट इज फोर नोबल ट्रूथ्स। फोर नोबल ट्रूथ्स बेसिक कोर है बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, कि बुद्धा ने क्या कहा कि एक तो कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जिंदगी में कष्ट तो है, ठीक है, कष्ट तो बहुत है। सफरिंग हैज अ कॉज, एक रीजन की वजह से हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है, यूं ही नहीं आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, यूं ही नहीं आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो रहा है, इसका एक रीजन है, और रीजन है डिजायर। और डिजायर अगर आपने खत्म कर दिया तो आपकी सफरिंग भी खत्म हो जाएगी, ये वाली बात है। इसलिए कहते हैं ना, किसी से उम्मीद ही मत रखो फिर खुश रहोगे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो लार्जली द आइडिया इज कि अगर आपने डिजायर्स अपने खत्म कर दिए, अगर मैंने सोच लिया कि नहीं यार सब मोह माया है, मुझे पैसा कमाना ही नहीं है, हो सकता है मेरे कष्ट आधे हो जाए, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बुद्धा ने बताई थी। और अगर आपने डिज़ायर ख़त्म कर दिया तो वो आपकी सफरिंग को भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 8 फोल्ड पाथ में हम 8 कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं बुद्धिज्म में। राइट बिलीफ, कि आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट सोच की बात रिकलेक्शन में भी आती है कि अगर आप बैठे बैठे कुछ सोच भी रहो ना, तो बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए भी नहीं सोचना है, और कुछ कुछ गलत करने के लिए भी नहीं सोचना है, ठीक है। मेडिटेशन में आप फोकस करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो यू ऑल्सो हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइट थिंग्स। ऐसा नहीं कि दिमाग किसी ग्रज के लेके, किसी की रिग्रेट को लेके पकड़ के बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। दैट इज व्हाट बुद्धिज्म सेज। थॉट्स आपके प्योर होने चाहिए, आप बोलते हो तो अच्छी मधुर वाणी बोलो, किसी के लिए खराब मत बोलो। लिविंग, एफर्ट, एक्शन, सेम थिंग्स, लार्जली द सेम थिंग्स, कि जितने भी खराब तरीके हैं, ईविल्स हैं, लग्जरीज है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आज PS5 आया है उसके बाद कुछ और आएगा तो मुझे उसकी ज़िद करनी है, नहीं, ये चीज़ें लार्जली रिलीजन में मना करी जाती है, क्योंकि लालच कितना भी करो इट इज़ एंडलेस, राइट। आज अगर आपको ये मिल गया फिर आपको वो चाहिएगा,
फिर ये मिल गया, फिर इसकी वैल्यू नहीं रही, कुछ और चाहिएगा, तो लाइफ में ये तो एंडलेस है। तो इसके एम्प्टी परस्यूट की जगह आप अच्छी चीज़ें, अच्छे परस्यूट में लगो, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, लोगों को हेल्प करो, काइंड रहो, नॉन वायलेंस में बिलीव करो। दिस इज व्हाट द एटफोल्ड पाथ टीचेस, ठीक है। Ahimsa, again, like I said, non-violence also stresses on the belief of non-violence, compassion towards all living beings. अब ये जो है ना इंग्लिश एंग्लोसाइज्ड वर्ड्स है, रामा, रावणा, महाभारता, पर आपको समझना है कि निर्वाण ही है इसका प्रोनाउंसिएशन। इंडिया में हमें इंडियनाइज करके ही इसको चीज़ को बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिकॉज लिखा इंग्लिश में है तो हम कर रहे हैं। गुड डीड्स लीड टू अ बेटर रीबर्थ, व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अगर आप जितने अच्छे अच्छे कर्म करोगे आपका जो अगला जन्म है वो अच्छा होता जाएगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे, अगर आपने गरीबों को बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीट किया है, तो नेक्स्ट जन्म में हो सकता है कि आप खुद गरीब बन जाओ या और भी खराब हो आपके साथ। तो ये चीज़, अगर अच्छा किया है, बहुत दान पुण्य किया है, तो हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में आप राजा वाली लाइफ जियो। ये चीज़ बुद्धिज्म में बांधते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म में व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं इस चीज़ को। जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे, वैसे जैसे आपका जो रीबर्थ होगा, अगला जन्म होगा, वो अच्छा होगा। द अल्टीमेट गोल इज निर्वाण। पूरा लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है, बेटर 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 करते जाओ, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है, निर्वाण का स्टेट अचीव करना है, ये बोलते हैं बुद्धिज्म। एंड यू कैन अचीव थ्रू फॉलोइंग द मिडिल पाथ, ठीक है। बुद्धिज्म है वो फॉलो करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, चाहे वो मेन विमेन हो, चाहे वो बड़े छोटे हो, चाहे वो किसी भी कास्ट या वर्ण जाति से आते हो। मोरालिटी भी रखनी है, सबको रखनी है, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा रखना है, कंपैशन से रहना है, शांति से रहना है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स नो फेथ इन रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। ये जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिचुअल्स हो गए थे, ये करना है और ऐसे पानी देना है और इस तरह से अग्नि में आहुति देनी है, ये बलि चढ़ानी है, ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म दोनों में ही ये फॉलो नहीं होता है। तो अपने ही कर्म से आप अच्छी जीवन अपना बना सकते हो। दैट इज़ द अल्टीमेट एसेंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, और इसीलिए इन दोनों रिलीजन्स का एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है। अब डिक्लाइन, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, वरना वन शॉट में तो मैं वो भी बहुत डिटेल में समझा सकती हूँ। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू। यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल. दिस इज फॉर ICSE class 9 and 10 both, and I will see you in the next session very soon. Till then, keep learning, be kind. Thank you.